अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आपका NHO आवाज़ में। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमज़ोर पड़ जाए तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। बोल सुबह आज़ाद है तेरी। आज बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है कि पिछले 2 दिन पहले एक बच्चा जिसका नाम रिजवान है, 22 साल की उम्र थी, 2 दिन से वो बच्चा भूखा था और जब वो बच्चा अपने घर से बिस्किट लेने के लिए निकला, भूख से बिलख रहा था। जब तक किसी प्रशासन ने ये नहीं समझा, ये ज़रूरत महसूस नहीं करी कि उस बच्चे के जाकर उस बच्चे से हाल चाल पूछा जाए, बल्कि उस बच्चे को निकलने पर इस बुरी तरीके से उसकी पिटाई की गई कि उस बच्चे ने आखिर हॉस्पिटल पहुंचकर दम तोड़ दिया। आखिर एक तरफ जहां पूरा देश नहीं पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, उस तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आ रही है। आखिर उसकी क्या वजह है? और ये कोई मामला आज का नहीं, मैं आपको बताता चलूँ कि जब से बीजेपी हुकूमत सत्ता के अंदर आई है, जब से खुसूसन एक समुदाय को मुद्दा बनाया जा रहा है जिसको आप मुसलमान कहते हैं। कभी तबरेज़ के नाम पर, कभी अखलाक के नाम पर, कभी कासिम के नाम पर। कितने केस बताऊं मैं आपको जो कि सामने भी नहीं आ पाते। इसी तरीके से जहां पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस कभी लोगों को मुर्गा बनाती हुई नज़र आती है, कभी लोगों को इस तरीके से मारती हुई नज़र आती है। आखिर सरकार ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है कि लोगों के घर घर तक खाना पहुंचाया जाए। जैसे अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि जब सरकार को जब ज़रूरत पड़ी जनता की ज़रूरत जब पड़ी सरकार को, जब सरकार ने एक मिस कॉल के लिए एक नंबर इशू किया, उस पर आप मिस कॉल करो और आप सरकार के सपोर्टर बन जाएंगे, आप CA को सपोर्ट करने वाले बन जाएंगे, आप महाराष्ट्र में बीजेपी को सपोर्ट करने वाले बन जाएंगे। लेकिन जब कोरोना जैसी महामारी इस देश के अंदर आई, उसके बाद से सरकार ने कोई ऐसा स्पष्ट नंबर नहीं चालू किया है जिस पर मिस कॉल या कॉल कर आप तक खाना पहुंच जाए। कई सारे नंबर चालू किए लेकिन उस पर कोई किस तरीके से सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, आप तक ज़रूरत का सामान नहीं पहुंचता है। जहां एक तरफ पूरा देश इस चीज़ को लेकर लड़ रहा है, कुछ लोग अपने घर बार को छोड़कर प्रदेश में फंसे हुए हैं, भूख से बिलख रहे हैं, वहीं टांडा, यूपी का एक टांडा जगह का नाम है, वहाँ पर रिजवान नाम का जो बच्चा, उसकी मौत हुई है। आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? जबकि मैं आपको अपने डिस्प्ले पर एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में आप साफ साफ देखेंगे कि पुलिस वाले का चेहरा भी नज़र आ रहा है, उसकी नेम प्लेट भी नज़र आ रही है, उसकी गाड़ी का नंबर भी नज़र आ रहा है। आखिर उस पर कार्रवाई कब और कौन करेगा? उस बच्चे का जिम्मेदार, मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? उसका बाप खुद एक मजदूर है, वो पुलिस वालों के पैरों में पड़ा हुआ है कि साहब मेरे बच्चे का जवाब दे दो। मैं आपको इसके तो मुँह पर मारी लाठी बहुत जोर से इन्होंने। मुँह पर मारी लाठी। इसका देखा आपने इस वीडियो को? देखा आपने किस तरीके से उस बच्चे के साथ बर्बरता की गई है? क्या इस तरीके से मारने का आदेश सरकार ने दिया है? क्या इस तरीके से जुल्म करना ये क्या है? मतलब आखिर इस हिंदुस्तान को किस मोड़ पर ले जाने की कोशिश की जा रही है? मेरा सवाल है सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरीके से देश को बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं सरकार के लोग? ये खाकी वर्दी वाले, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, मैं दिल से सलाम करता हूँ कि कोरोना जैसी महामारी के वक्त में आखिर इन लोगों के बड़े अहम जिम्मेदारी है इनके सर पर। ये रात दिन अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी 12 घंटे की थी वो 18 घंटे की ड्यूटियाँ कर रहे हैं। लेकिन तमाम लोग जहाँ अच्छे काम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ गंदे लोग, कुछ चंद एक महकमा है, कुछ ये कह सकते हैं कि कुछ 2-4 लोग ऐसे हैं जिनकी क्या जहनियत के अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि वो मारते हुए ये भूल जाते हैं कि उसके जगह काश मेरी खुद की औलाद होती जिसको मैंने अपने खून से जना होता, तो क्या उस बच्चे के दर्द का एहसास आपको होता। टांडा के उस बच्चे की जब से मौत हुई है, यकीनन आपको मैं अपनी खुद की दास्तान बताता चलूँ, कल से मेरे पास खबर आई है, मैं पूरी रात बेचैन रहा हूँ।
मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री तक ये बात को पहुंचाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है कि जो लोग इस तरीके से मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके से गंद फैला रहे हैं, जो लोग इस तरीके से किसी एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं, उसको किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। ये कानून आप आखिर कब बनाएंगे? कब आपकी चुप्पी टूटेगी? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कब आपकी चुप्पी कब आखिर आप, वो कौन सा दिन होगा जिस दिन आप आगे डिस्प्ले पे ये कहेंगे कि अगर किसी ने भी लिंचिंग जैसी घटना को अंजाम दिया तो मैं उसे फांसी पर चढ़ाऊंगा? आप फिर आपकी चुप्पी कब टूटेगी? एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लाल खो दिए। उसके बाद आज मजबूर हूँ, वाकई मैं खुद मजबूर हूँ आज इस बात को बोलने पर। आपने मेरी इतनी सारी वीडियो देखी होगी, मैं कभी इस तरीके, मैं आज भी गलत नहीं बात कर रहा। आप तमाम लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे पुलिस के अधिकारी मेरे वीडियो को मतलब फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, आखिर प्रधानमंत्री जी और ख़ास तौर पर हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपकी चुप्पी आखिर कब टूटेगी? जो लोग इस तरीके से गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पुलिस प्रशासन की पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पे आखिर शिकंजा कब कसा जाएगा? कौन सा दिन होगा जिस दिन चौराहे पर खड़े होकर उनको सज़ा दी जाएगी और उनको ये कहा जाएगा कि तुम्हें सज़ा इस चीज़ की दी गई है कि आपने एक बच्चे का कत्ल किया, मर्डर केस है वो, आपने आखिर ऐसी पिटाई क्यों की? क्या ज़रूरत थी ऐसी पिटाई करने की? अगर उसने धारा 144 का उल्लंघन किया था, आप उसको बंद करते। उसने धारा 144 का उल्लंघन किया था, आप 188 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करते। 144 का उल्लंघन करने के ऊपर उसको मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजते। ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई आपको जो आपने उसको इस तरीके से पीटा, इस तरीके से मारा? और उसके बाद आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि चोरी और फिर गुंडागर्दी, ओहो, चोरी और फिर सीना चोरी। वो बंदा जो एक वहाँ पर वीडियो को शूट कर रहा है, वो बंदा बार बार कह रहा है कि आपने इस तरीके से क्यों मारा? तो आप अपनी बातों को बताता हुआ आगे बढ़ गए और वायरलेस पे कॉल कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पर लोग हैं। क्या कहना चाहते हैं आखिर आप? इस देश की जनता को आप अपनी ज़ुबान से बता दें कि आप क्या कहना चाहते हैं। आज बड़ा तकलीफ़ है, मुझे बड़ा दर्द है उस बच्चे का कि आखिर वो अपने घर का अकेला बच्चा सहारा था। आज उसने अपना घर छोड़ दिया, इस दुनिया को छोड़ दिया, जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही थी। आप एक बच्चे को मार कर लड़ाई लड़ रहे थे, ये कहाँ का इंसाफ है? और हाँ, मेरी अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि प्लीज़ आप और केंद्र सरकार में भी आपकी सरकार है, अपने प्रधानमंत्री जी से आप इस पर एक मीटिंग बुलाएं, एक बैठक बुलाएं और इसके लिए कोई कड़ा कदम उठाएं कि अगर कोई भी व्यक्ति, मैं ये नहीं करता सिर्फ मुस्लिम के लिए, अगर कोई मुस्लिम के द्वारा भी किसी हिंदू के साथ भी लिंचिंग का मामला होगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो मुस्लिम हिंदू के साथ करे, हिंदू मुस्लिम के साथ करे, या मुस्लिम सिख के साथ करे, या सिख मुस्लिम, किसी भी समुदाय के साथ अगर लिंचिंग जैसा मामला हो, चाहे वो पुलिस भी हो उसमें, अगर वो लिंचिंग जैसे मामला पर उतरने पर काबू नहीं करेगी तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई, बिल्कुल सख्त, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इमीडिएटली उस पर फैसला आपको लेना होगा। अगर आपने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो दौर दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं कि लोग इस तरीके से रोड पर उतर जाएंगे। और जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले को हाथ में लिया, पुलिस का कोई हक नहीं था मामले को इस तरीके से हाथ में लेने का। अगर इस तरीके से आप पुलिस को अगर आपने छूट दे रखी है कि वो मामले को इस तरीके से हाथ में ले रहे हैं और इस तरह के हादसे होने के बाद भी आप उस पर कोई शिकंजा नहीं कस रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, कल को ये पब्लिक अगर पलटवार में पुलिस प्रशासन पर हाथ उठा देती है, पुलिस प्रशासन को मतलब उसकी पिटाई कर देती है, तो फिर आप ये कहेंगे कि देश के सिपाही को आपने मारा, देश की पुलिस पर आपने हाथ उठाया। जी हाँ, वो मजबूरन जब एक इंसान बेकसूर पिटता है, एक इंसान बेकसूर अपने बच्चे की जान तक गंवा देता है,
तो वो खामोश नहीं बैठेगा। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपसे अपील है, जो लोग भी इस तरीके से नफ़रत को फैलाते हैं, जो लोग भी इस तरीके से किसी समुदाय के साथ लिंचिंग जैसा मामला करते हैं, आप उस पर कानून बनाएं, उस पर कदम उठाएं। उसके लिए उससे हमारा देश बनेगा, उससे हमारे देश के अंदर एक हरियाली छाएगी, हमारा देश एक उन्नति की ओर बढ़ेगा। इसलिए मैं अपनी बात इसी बात पर ख़त्म करता हूँ, एक लास्ट में अपनी एक लाइन बोलकर कि मुझसे ना हो सकेगा अब बातिल का एहतराम, मेरी ज़ुबान के वास्ते ताले खरीद लो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।